हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल हैबिटेट्स एंड निश के रिगार्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो आई बटन में मैं एक वीडियो पिन करूंगी जो कि निश के रिगार्डिंग है। निश के रिगार्डिंग आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक शॉर्ट वीडियो है, 1 मिनट की है, ज़्यादा लेंदी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इजीली ग्रैस्प कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। तो वो वीडियो प्लीज़ आप ज़रूर देखिए। उससे क्या होगा ना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हैबिटेट रेफर टू। तो जैसे कि हम इकोलॉजिकल हैबिटेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन देख रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हैबिटेट किसको कहा जाता है, क्या होता है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है फिजिकल प्लेस जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। अब जब मैं ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ, इट कैन बी फ्लोरा एंड इट कैन बी फोना। तो फोना जहाँ पर रहती है यानी कि एनिमल्स जहाँ पे रहते हैं, फ्लोरा यानी कि प्लांट और जो भी फ्लावर्स और एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स जो भी हैं, तो फ्लावर्स जहाँ पे सर्वाइव करते हैं। तो हैबिटेट का मतलब वही होता है, फिजिकल प्लेस जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, तो उसको हैबिटेट बोला जाता है। ये एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि फॉरेस्ट है, पॉन्ड है या सॉइल है। मान लीजिए कि अगर मैं बात करती हूँ लायन की, तो लायन कहाँ पे रहता है, लायन रहता है फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट उसका हैबिटेट है। सो वही बात बोली गई है, एक फिजिकल प्लेस है यानी कि एक भौतिक जगह है, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि फॉरेस्ट हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, सॉइल हो सकता है, जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिसाइड करता है और अपना फूड, अपने शेल्टर और मेटिंग रिप्रोडक्शन वहीं पे होता है। तो दैट इज हैबिटेट फॉर दैट ऑर्गेनिज्म। बेसिकली अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा एक घर होता है, उस घर में हम वहीं पे खाते हैं, वहीं पे हम सोते हैं, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने घर में स्पेंड करते हैं। तो उसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स भी कुछ लिविंग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उनका एक शेल्टर होता है एंड दैट होम इज नोन एज हैबिटेट। उसी घर को कहा गया है हैबिटेट। सो बेसिकली हैबिटेट को हम होम भी कह सकते हैं। सो इट इज होम काइंड ऑफ थिंग। द इकोलॉजिकल निश इज अ स्पीसीज इंक्लूड, द इकोलॉजिकल निश ऑफ ए स्पीसीज इंक्लूड। इकोलॉजिकल निश की जब हम बात करते हैं, तो किसी भी स्पीसीज की इकोलॉजिकल निश क्या होती है। सो इकोलॉजिकल निश जो होती है वो रोल होता है, रोल इन द इकोसिस्टम, इंटरैक्शन एंड रिसोर्स यूज। तो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो इकोसिस्टम में क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या काम वो कर रहा है, उसका इंटरैक्शन कैसा है, रिसोर्सेज कौन से वो यूज कर रहा है। तो बेसिकली निश जो है पूरा, यू कैन से एक पूरा पता हो जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरा पता, उसको आप बोलते हो इकोलॉजिकल निश, कि वो ऑर्गेनिज्म क्या खाता है, कैसा उसका इंटरेक्शन है, कैसे वो रिसोर्सेज को यूज करता है, कहाँ पे वो रहता है और उसका रोल क्या है इकोसिस्टम में। तो दैट इज इकोलॉजिकल निश एड्रेस बेसिकली। सो इकोलॉजिकल निश इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म प्रोफेशन। बेसिकली उसका क्या प्रोफेशन है, क्या वो रोल प्ले कर रहा है इकोसिस्टम में, इसके साथ साथ उसका इंटरेक्शन कैसा है, रिसोर्सेज। तो बेसिकली उसका पूरा, यू कैन से उसका पूरा एड्रेस, उसका पूरा प्रोफेशन, जो वो काम कर रहा है, उसकी बिहेवियर क्या है, डाइट क्या है, रिलेशनशिप क्या है, तो सब कुछ इंक्लूड हो जाता है उसमें। तो बेसिकली होल एड्रेस, होल आइडेंटिटी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इकोलॉजिकल निश। टू स्पीसीज ऑक्यूपाइंग द सेम निश इन द सेम हैबिटेट विल रिजल्ट इन। अगर मान लीजिए कि दो स्पीसीज हैं और वो एक सेम निश ऑक्यूपाई कर रही हैं सेम हैबिटेट में, तो उससे क्या होगा, तो उससे क्या होगा, कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन होगा, मतलब कंपटीशन बढ़ेगा। मान लीजिए कि दो ऑर्गेनिज्म हैं और दोनों ऑर्गेनिज्म सेम सेम उसकी दोनों की सेम प्रेडेटरी हैबिट है, दोनों का सेम फीडिंग हैबिट है, सेम उनकी डाइट है और सेम जगह पे वो रह रही हैं। तो अब कहीं ना कहीं उनके बीच में कंपटीशन आएगा, क्योंकि जो भी बेटर परफॉर्म करेगा वो दूसरे वाले को आउट कम्पीट कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये कंपटीशन वहाँ पे होगा और कोई एक ऑर्गेनिज्म ये चाहेगा या दोनों ऑर्गेनिज्म, मतलब दे बोथ वांट कि हमें ज़्यादा रिसोर्सेज मिले या हम अ, आगे हों या फिर हम बेस्ट सुटेबल हों इन्वायरमेंट में। सो इस वजह से कंपटीशन आ जाएगा उनके बीच। सो अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, वन स्पीसीज विल आउट कम्पीट द अदर इफ देयर निशेज कम्प्लीटली ओवरलैप। तो अगर दोनों की निशेज जो है कम्प्लीटली ओवरलैप करती हैं, मान लीजिए कि एक स्पीसीज है ए और दूसरी स्पीसीज है बी, और दोनों एक ही जगह पे रहती हैं, एक ही उनकी डाइट है, एक ही प्रेडेटरी हैबिट्स हैं, दे शेयर सेम रिलेशनशिप काइंड ऑफ थिंग एंड हैबिटेट भी दोनों का सेम ही है। अब दोनों जो है, दोनों में से एक स्पीसीज होगी कि मतलब वो दोनों अपने आप को बेटर करने की कोशिश करेंगी, है ना। तो एक स्पीसीज क्या करेगी, दूसरी को आउट कम्पीट कर देगी। अब वो एक स्पीसीज कोई भी हो सकती है, दैट कैन बी ए, दैट कैन बी बी।
तो एक स्पीसीज दूसरे को आउट कम्पीट करेगी, क्योंकि जैसे ही एक स्पीसीज बेटर हुई वो दूसरे को क्या कर देगी, आउट कम्पीट कर देगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो जाएगा, कॉम्पिटिशन की वजह से आउट कम्पीट हो जाएगी एक स्पीसीज। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ फंडामेंटल निश। सो इसमें से कौन सा जो है वो फंडामेंटल निश को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। फंडामेंटल निश क्या होती है, द फुल रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन वेयर अ स्पीसीज कुड सर्वाइव। अब फंडामेंटल निश की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल निश का मतलब होता है कि टोटल इन्वायरमेंटल कंडीशन, फंडामेंटल की बात हो रही है यहाँ पे, तो मतलब फुल इन्वायरमेंटल कंडीशन जहाँ पे कोई भी स्पीसीज सर्वाइव कर सकती है। तो हम यहाँ पे नैरो निश की बात नहीं कर रहे हैं, नैरो इन्वायरमेंटल कंडीशंस की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि बेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, क्या पूरी वो रेंज हो सकती है, क्या इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं कि स्पीसीज इन इन इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर सर्वाइव कर सकती है। तो फंडामेंटल रिच रिप्रेजेंट द पोटेंशियल इकोलॉजिकल स्पेस। तो मान लीजिए कि अगर मैं स्पेस की बात करती हूँ तो बेस्ट पोटेंशियल इकोलॉजिकल स्पेस ऑफ एन स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई विदाउट कॉम्पिटिशन और प्रेडेटर। मतलब कि अगर मैं स्पेस की बात करती हूँ तो मान लीजिए कि ए स्पीसीज है, तो वो ए स्पीसीज कितना स्पेस में बिना किसी प्रेडेटरी प्रेशर के, बिना किसी कंपटीशन के सर्वाइव कर सकती है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल फंडामेंटल निश। तो बेसिकली बेस्ट पॉसिबल रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं, टोटल इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं उस स्पीसीज के रेस्पेक्ट में, उनको हम फंडामेंटल निश बोलते हैं। रियलाइज्ड निश इज, अब रियलाइज्ड निश तो बेसिकली निश दो तरीके की हैं, फंडामेंटल और रियलाइज्ड। फंडामेंटल को हम देख चुके हैं। रियलाइज्ड निश क्या होती है, रियलाइज्ड निश में होता है रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू बायोटिक इंटरैक्शन लाइक कंपटीशन। अब होता क्या है कि मान लीजिए हमारी एक ए स्पीसीज थी, तो उसकी बेस्ट पॉसिबल रेंज, बेस्ट पॉसिबल स्पेस उसका इतना था, जब उसके ऊपर इतने स्पेस में कोई प्रेडेटरी प्रेशर नहीं था। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फंडामेंटल। अब उसके ऊपर प्रेडेटरी प्रेशर आएगा, इंटरैक्शन भी होगा, बायोटिक जो एक तरीके से बायोटिक कंपोनेंट उनके साथ इंटरैक्शन भी होगा। तो ये अपने सर्वाइवल के लिए कहीं ना कहीं अपना स्पेस क्या करेगी, कन्फाइन करेगी। तो अब इसका जो नया एक दायरा होगा वो कम हो जाएगा। सो जो इसका एक रेस्ट्रिक्टेड दायरा होता है, इसका जो रेस्ट्रिक्टेड रेंज होती है, उसी को हम बोलते हैं रियलाइज्ड। ठीक है, तो जब हम फुल रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो वो तो फंडामेंटल हुई। लेकिन जब हम रेस्ट्रिक्टेड की तरफ जा रहे हैं तो एक किसी भी स्पीसीज की जो रेस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, क्यों रेस्ट्रिक्ट कर लेता है वो अपने आप को, क्योंकि बायोटिक इंटरेक्शन होते हैं। तो एक अगर नेगेटिव इंटरेक्शन है तो कंपटीशन, प्रिडेशन और नेगेटिव इंटरेक्शन की वजह से वो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेता है। तो जो रेस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उनको हम बोलते हैं रियलाइज निश। तो आप इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, आर से रियलाइज और आर से रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, आर से रियलाइज्ड और आर से रेस्ट्रिक्टेड। सो रियलाइज्ड निश क्या होती है, रियलाइज्ड निश होती है नैरोअर निश। अब ये नैरो हो जाते हैं बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल कंडीशंस एंड स्पेस अ स्पीसीज यूजेस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर। और ये एक्चुअल स्पेस, एक्चुअल कंडीशंस दिखाती है कि अगर वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स हैं, वहाँ पे प्रेडेटरी प्रेशर है, सो एक्चुअल उसका कंडीशंस क्या होंगी, एक्चुअल स्पेस वो कितना ऑक्यूपाई करेगी, और नैरो मतलब बेसिकली नैरोअर जो कंडीशंस हैं उनकी बात करते हैं हम रियलाइजेशन। एन एग्जाम्पल ऑफ स्पीसीज विद अ वेरी स्पेशलाइज्ड निश। अगर वेरी स्पेशलाइज्ड निश की हम बात करें तो कौन सी स्पीसीज इसका एग्जाम्पल होगी, तो कोआला जो है ये इसका एग्जाम्पल होगी। कोआला दे फीड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन यूकेलिप्टस लीव्स एंड हैव अ वेरी नैरो इकोलॉजिकल निश। तो अगर मैं बात करूँ फीडिंग हैबिट्स की, तो कोआला क्या करते हैं, सिर्फ यूकेलिप्टस लीव्स को ही फीड करते हैं। तो उनकी अगर मैं फीडिंग हैबिट्स की बात करूँ तो वो बहुत स्पेसिफिक हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्लांट, किसी भी प्लांट को वो फीड कर लेंगे, या हर्बीवोर है तो किसी भी हर्ब पे वो ईट कर लेंगे, नहीं, वो बहुत स्पेसिफिक हैं। तो बेसिकली ये क्या होगी, रियलाइज्ड हुई, लेकिन दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड निश। स्पेशलाइज्ड का मतलब है कि स्पेशल तरीके के प्लांट को ही वो ईट करेंगे, एक स्पेसिफिक उनकी फीडिंग हैबिट है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल स्पेशलाइज्ड निश। तो कोआला एक्सक्लूसिवली फीड ऑन यूकेलिप्टस लीफ, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इनकी जो निश है वो नैरो निश है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जनरलिस्ट स्पीसीज। जनरलिस्ट स्पीसीज के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जैसे हमने यहाँ पे बात की स्पेशलाइज्ड की, तो एक होती है जनरलिस्ट स्पीसीज। जनरल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जनरल, जनरल मतलब जनरली जो फीड कर लेते हैं किसी पे भी, दे आर नॉट वेरी पर्टिकुलर, है ना। जर्नल का जो सिनोनिम्स नहीं, एंटोनिम्स, इसका अपोजिट जनरल का क्या होता है, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब जो स्पेसिफिक चीजों पे फीड करते हैं।
और जनरल मतलब जो नॉर्मली आमतौर पे किसी भी चीज़ पे फीड कर लेते हैं। तो इसमें से कौन-सा बेस्ट स्टेटमेंट है जर्नलिस्ट स्पीशीज़ के बारे में? तो दे कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो मैंने जो आपको एग्ज़ाम्पल दिया, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है फीडिंग हैबिट का। अब ज़रूरी नहीं है कि फीडिंग हैबिट के बारे में बात हो, इट कैन बी लाइक स्पेस के बारे में बात हो सकती है, मेटिंग बिहेवियर के बारे में बात हो सकती है, टेम्परेचर टॉलरेंस को लेके बात हो सकती है। तो किसी भी चीज़ को लेके बात हो सकती है इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज़। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था फीडिंग हैबिट्स का, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो इट कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। मतलब जब मैं जनरलिस्ट स्पीसीज की बात करती हूँ तो वो बड़ी जनरल होती हैं। तो यानी कि वो बहुत लॉन्ग या बहुत वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस पे थ्राइव कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनको बहुत लो टेम्परेचर चाहिए या इनको मीडियम टेम्परेचर चाहिए, बहुत कम टेम्परेचर में सर्वाइव करेंगी या बहुत हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करेंगी, नहीं। दे कैन सर्वाइव एट अ वेरी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो जर्नलिस्ट स्पीसीज जैसे कि रकून्स हैं और क्रोज हैं, कोवे, तो दे कैन थ्राइव इन डाइवर्स हैबिटेट। तो अगर हम क्रोज की बात करें तो वो गर्म इलाकों में भी पाए जाते हैं, स्लाइटली मीडियम इलाके में भी वो पाए जाते हैं, ठंडे अगर विंटर्स हो तो भी वो सर्वाइव कर लेते हैं, समर्स में भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो लाइक दीज काइंड ऑफ स्पीसीज आर जर्नलिस्ट स्पीसीज। और जर्नलिस्ट स्पीसीज जो है डाइवर्स हैबिटेट में सर्वाइव करती हैं। इनकी डाइट्स भी फिर वेराइड हो जाती हैं, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पे या बहुत वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स पे फीड कर लेते हैं, है ना। तो जर्नलिस्ट स्पीसीज के जो सर्वाइवल रेट होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत अगर टेम्परेचर डाउन हुआ तो फिर इनकी डेथ हो जाएगी, नहीं होगी, ये सर्वाइव कर लेंगे। तो इनके इसलिए इनका जो सर्वाइवल रेट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कोरल रीफ्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ। कोरल रीफ्स किसका एग्जाम्पल है? कोरल रीफ्स जो है, यहाँ पे कोरल रीफ की बात की गई, तो कोरल रीफ आर अ काइंड ऑफ हैबिटेट। तो they are not niche, they are not biome, they are not guild, they are habitat. So coral reefs provide shelter, food and breeding grounds for many marine organisms. अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले एक और चीज़ है, दिस वन वी हैव लाइक गिल्ड एक इम्पोर्टेंट टर्म है, तो इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो गिल्ड के रिगार्डिंग भी एक यूट्यूब शॉर्ट है, आप उसको प्लीज़ एक बार चेक करेंगे जाके, तो इससे आपको गिल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। कोरल रीफ्स आर एन एग्जाम्पल। तो कोरल रीफ किसका एग्जाम्पल है? कोरल रीफ आर अ काइंड ऑफ हैबिटेट। तो कोरल रीफ जो है शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, शेल्टर। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करते हैं? सारी चीज़ें हमें हैबिटेट में प्रोवाइड होती है, घर में प्रोवाइड होती है। तो कोरल रीफ आर अ काइंड ऑफ हैबिटेट। अब दे आर अ काइंड ऑफ हैबिटेट फॉर मैनी मरीन एनिमल्स। तो बेसिकली बहुत सारे मरीन एनिमल्स के लिए कोरल रीफ हैबिटेट का काम करते हैं। मतलब कोरल रीफ्स में बहुत सारी जो फिशेज हैं वो सर्वाइव करती हैं, तो उन्हें शेल्टर प्रोवाइड होता है कोरल रीफ्स के अंदर, फूड प्रोवाइड होता है, और जब उन्हें मेटिंग करना होता है, रिप्रोडक्शन करना होता है, तो कोरल रीफ्स के आसपास या कोरल रीफ्स के अंदर जो है क्या करते हैं, अंदर मेरा मतलब है कि कोरल रीफ्स आर अ काइंड ऑफ डाइवर्स इकोसिस्टम। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, मेटिंग करते हैं। तो दे आर अ काइंड ऑफ हैबिटेट्स फॉर मैनी मरीन ऑर्गेनिज्म। अब व्हेन वी टॉक अबाउट कोरल रीफ, तो कोरल रीफ्स के बारे में भी एक शॉर्ट वीडियो है, आप उसको भी जाके एक बार चेक करेंगे, तो इससे क्या होगा ना कि आपको कोरल रीफ का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और पिक्चर भी है तो आपको कोरल रीफ क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके की कोरल रीफ दिखती है और किस तरीके से ये कोरल रीफ एक्ट एज अ हैबिटेट फॉर मरीन ऑर्गेनिज्म। तो वो आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगा। Which ecological concept is often compared to an organism address and profession? अगर मैं बात कर रही हूँ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी स्पीसीज का एड्रेस या प्रोफेशन, तो इस एड्रेस को, प्रोफेशन वर्ड को मैं किस इकोलॉजिकल टर्म से एक तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ? सो अगर मैं बात करूँ एड्रेस की, स्पेसिफिकली अगर मैं बात कर रही हूँ एड्रेस, तो एड्रेस मतलब कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता है। तो एड्रेस रेफर्स टू हैबिटेट। तो हैबिटेट जो टर्म है, इट इज़ बेस्ट डिफाइन द वर्ड एड्रेस। और अगर मैं बात कर रही हूँ प्रोफेशन की, कि यानी कि किसी भी इकोसिस्टम में कोई जो स्पीसीज है वो क्या रोल प्ले करती है, क्या उसका काम है, तो प्रोफेशन को जो बेस्ट सूट करता है, प्रोफेशन को जो बेस्ट डिफाइन करता है, वो है निश। तो निश का मतलब होता है कि स्पेसिफिकली निश की अगर हम बात करें कि पर्टिकुलर काम क्या है उसका, क्या रोल प्ले कर रही है वो ऑर्गेनिज्म उस इकोसिस्टम में, तो उसको बोलते हैं निश। और कहाँ पे वो रहती है, क्या उसका एड्रेस है, तो एड्रेस को बेस्ट डिफाइन करता है हैबिटेट। तो हैबिटेट एंड निश आर लाइक टू इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के एड्रेस और प्रोफेशन को डिफाइन कर रहे हैं।
तो हैबिटेट इज एड्रेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, वाइल निश निश इज द प्रोफेशन कि उसका फंक्शन क्या है इकोसिस्टम में, उसका रोल क्या है. सो निश इज प्रोफेशन. सो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें. मैंने ऊपर आपको बताया था कि निश जो है ओवरऑल उसका जो एक तरीके से पता है, एड्रेस है. बेसिकली अगर आपको दो चीज़ें अलग से दी गई हैं, मतलब अगर आपको हैबिटेट दिया है तो हैबिटेट बेस्ट कोरिलेट कर रहा है एड्रेस से, और निश बेस्ट कोरिलेट कर रही है प्रोफेशन से. लेकिन अगर आपको इन केस अगर आपको हैबिटेट नहीं दिया गया है यहाँ पे और आपसे पूछा गया एड्रेस और प्रोफेशन को बेस्ट कोरिलेट क्या करता है, तो आप निश ही टिक करके आएंगे. दैट इज व्हाट आई मीन. तो बेस्ट सूटेड जो टर्म है निश के लिए वो है प्रोफेशन, कि उसका रोल क्या है, उसका काम क्या है इकोसिस्टम में. निश डिफरेंशिएशन अमंग स्पीसीज हेल्प्स टू. निश डिफरेंशिएशन जो है स्पीसीज में वो किस चीज़ में मदद करता है. तो निश डिफरेंशिएशन अगर होगा, मतलब अगर रोल अलग अलग होंगे, प्रोफेशन अलग अलग होगा, फंक्शन अलग अलग होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी स्पीसीज का पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, तो इट रिड्यूस रिसोर्स ओवरलैप एंड अलाउ को एग्जिस्टेंस. तो इससे क्या होगा, कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन एक्सक्लूजन नहीं होगा, रिसोर्स के ऊपर जो भी प्रेशर था वो प्रेशर कम हो जाएगा, और को एग्जिस्टेंस आराम से हो सकता है स्पीसीज का. मतलब इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि अम, एक ट्री है और इसके ऊपर बहुत सारी मतलब एक ए स्पीसीज है और एक बी स्पीसीज है, और दोनों ही इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स हैं. दे आर बर्ड्स, और ये इस ट्री के ऊपर फीड कर रही हैं, और दोनों ही इंसेक्ट ईटिंग है. तो आप खुद से समझिए कि इस ट्री के ऊपर जो भी इंसेक्ट्स होंगे उनकी जो पॉपुलेशन है वो तो बहुत रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही बर्ड की जो निश है, दोनों ही बर्ड का जो फंक्शन है वो सेम है, दोनों की फीडिंग हैबिट सेम है. तो कहीं ना कहीं अब इस ट्री पे दोनों ही इंसेक्ट के लिए फाइट करेंगी, तो एक तरीके से कंपटीशन एक्सक्लूजन हो जाएगा. तो इसकी वजह से क्या होगा, ये कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब दोनों ही इस ट्री पे फीड नहीं कर पाएंगे, है ना. वहीं अगर उल्टा हो, उल्टे में क्या होगा कि अगर निश डिफरेंशिएशन होता है, निश डिफरेंशिएशन का मतलब है कि एक बर्ड जो है इंसेक्ट ईटिंग है और दूसरी जो बर्ड है वो ग्रेन ईटिंग है. ठीक है, तो उससे क्या होगा, कंपटीशन नहीं होगा, तो दोनों को एग्जिस्ट कर सकती है, दोनों इस ट्री पे आराम से रह सकते हैं, क्योंकि ये तो इंसेक्ट को ईट करती है और ये ग्रेन को ईट करती है ना. तो रिसोर्स के ऊपर जो प्रेशर है, यानी कि ट्री के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा. तो रिसोर्स ओवरलैप नहीं होगा, तो रिसोर्स के ऊपर जो प्रेशर है, रिसोर्स प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड को एग्जिस्टेंस भी एग्जिस्ट हो सकता है. मतलब जो दो स्पीसीज हैं वो आसानी से को एग्जिस्ट कर सकती है, आसानी से आराम से रह सकती हैं हारमोनियस कंडीशन में. सो दिस इज व्हाट आई मीन. तो निश पार्टीशनिंग में क्या होगा, इट अलाउज सिमिलर स्पीसीज टू कोएग्जिस्ट. दो स्पीसीज आसानी से कोएग्जिस्ट कर सकती है अगर उसकी निश जो है वो पार्टीशनिंग है, मतलब कि निश जो है वो कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करती हैं, पार्टीशन है अगर उनका. तो सिमिलर स्पीसीज क्या करेंगी, कोएग्जिस्ट करेंगी, एंड बाय यूजिंग डिफरेंट रिसोर्सेज और ऑक्यूपाइंग डिफरेंट स्पेसेस. तो वो डिफरेंट स्पेसेस को यूज़ करेंगे, डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ करेंगी, तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन एक्सक्लूजन नहीं होगा. So I hope I'm able to make you understand this concept of niche and habitat, and this how journalist species, and we have specialized species, we have realized niche, fundamental niche. So आपको मुझे लगता है कि सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे. अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर योर क्वेरी. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और रिवाइज करते रहिए चीज़ों को. दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू टेस्ट योर नॉलेज, टू लाइक ग्रास्प द कॉन्सेप्ट वेरी इजीली. इससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और रिविजन भी हो जाएगा. सो रिवाइज करते रहिए चीज़ों को. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली. बाय बाय.